Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students, welcome in lecture number 1 of chapter 2 of NBF Biology 11, and today we are going to discuss the chemical composition of protoplasm, in which we will discuss bioelements, biomolecules, condensation and hydrolysis. तो आइए देखते हैं कि आज के हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे आज के लेक्चर में हमने जिन टॉपिक्स को कवर करना है उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और बायो एलिमेंट्स के कॉन्सेप्ट के मुतालिक, और इसके अलावा इनकी जो टाइप्स लिविंग बॉडीज में पाई जाती हैं वो डिस्कस की जाएंगी, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन के मुतालिक, यानी मेटाबॉलिज्म का एक इंट्रोडक्शन हम हासिल करेंगे, और उसके अंदर ये जो दो फंडामेंटल टाइप के रिएक्शंस पाए जाते हैं हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन, इनको ब्रीफली डिस्कस किया जाएगा। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर के एंड तक आप इन टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे। तो आइए लेक्चर का बकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लर्न करते हैं दैट व्हाट आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, या इनको आमतौर पर बायोमॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। देखिए, टर्म बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कैन बी अप्लाइड टू those chemical compounds which are present, which are found in the bodies of living organisms। ठीक है, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स लिविंग बॉडी का हिस्सा हैं उन सब केमिकल कंपाउंड्स को आप बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहेंगे, या इसको आप शॉर्ट फॉर्म में बायोमॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। अब ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लिविंग बॉडीज के अंदर पाए जाते हैं, इनको अगर आप क्लासिफाई करें कि इनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो ये क्लासिफिकेशन दो तरह से की जा सकती है। एक क्लासिफिकेशन कंपोजिशन के ऊपर बेस करती है और दूसरी क्लासिफिकेशन इनके स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर वेट पर बेस करेगी। तो अगर हम ये बेस्ड अपॉन कंपोजिशन इनकी कैटेगराइजेशन करें तो आप देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स हैं और इसी तरह से इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स हैं। ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स की खास पहचान क्या होती है कि दे आर द मॉलिक्यूल्स विच कंटेन बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर, यानी जिस मॉलिक्यूल में भी ये कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एलिमेंट्स इकट्ठे मौजूद होंगे आप उन्हें ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स कहेंगे। और इनकी एग्जांपल्स क्या होंगी, जैसे आप देखिए कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं। लिपिड्स, इनके अंदर भी कार्बन हाइड्रोजन दोनों मौजूद हैं। प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए और आरएनए, तो इनके पास भी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हैं। इस वजह से ये भी एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स की। ऑन द अदर हैंड, इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स आर दोस व्हिच नेवर कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर। इनमें कभी भी कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद नहीं होते, यानी या तो इनके अंदर ये कार्बन मौजूद होगा तो हाइड्रोजन नहीं होगा, या फिर हाइड्रोजन मौजूद होगा तो कार्बन नहीं होगा, या फिर समटाइम ये दोनों मौजूद नहीं होते और कोई तीसरा एलिमेंट इनके अंदर मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर जैसे आप देखिए वाटर, तो वाटर के अंदर आपको हाइड्रोजन मिलता है लेकिन कार्बन नहीं मिलता। आप उसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है बट हाइड्रोजन नहीं है। ऑक्सीजन, इसके अंदर ना कार्बन है और ना हाइड्रोजन है। और इसी तरह से ज्यादातर जो इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड्स सेल के अंदर पाए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ये सब भी इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स सपोज किए जाते हैं। इसी तरह से आप देखिए कि बायोमॉलिक्यूल्स को अगर हम क्लासिफाई करते हैं बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर वेट, तो अगेन बायोमॉलिक्यूल्स की दो टाइप्स हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एक को कहा जाएगा माइक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरे ग्रुप को मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। वैसे तो माइक्रो का मतलब होता है कि विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, और मैक्रो का मतलब है विच कैन बी सीन बाय नेकेड आई, लेकिन यहां पर ये माइक्रो और मैक्रो वर्ड इस सेंस में यूज नहीं किए जा रहे। माइक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, इसकी क्या पहचान होती है, द मॉलिक्यूल्स हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट और दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल यूनिट, यानी ये हमेशा एक सिंगल यूनिट पर मुश्तमिल होते हैं, यानी ये मोनोमेरिक इन नेचर होते हैं। एक टर्म यूज की जाती है मोनोमेरिक। मोनोमेरिक कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल होगा
जो एक सिंगल यूनिट पर मुश्तमिल होगा। तो ये इस तरह से सिंगल यूनिट मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इनकी आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे ग्लूकोज एक मोनोमेरिक मॉलिक्यूल है, एक सिंगल यूनिट मॉलिक्यूल है, लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड है। इसी तरह से अमाइनो एसिड या न्यूक्लियोटाइड्स ऑल आर द माइक्रोमोलिक्यूल्स, ये सिंगल यूनिट कंपाउंड्स हैं और इनकी कंडेंसेशन से, इनकी कॉम्बिनेशन से आप देखेंगे कि मुख्तलिफ टाइप के कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स वजूद में आएंगे। दूसरी तरफ ये जो मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, और इसके साथ साथ दे कंसिस्ट ऑफ सेवरल रिपीटिंग यूनिट, यानी दे आर चेन लाइक मॉलिक्यूल्स, दे आर पॉलीमेरिक इन नेचर, यानी इस तरह के माइक्रो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ यूं लिंक होते चले जाते हैं और एक चेन फॉर्म करते हैं, एंड सच अ चेन लाइक मॉलिक्यूल इज नोन एज मैक्रो मॉलिक्यूल। तो इस तरह के पॉलीमेरिक या चेन लाइक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स क्या होंगी? मिसाल के तौर पर स्टार्च विच इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है ना, ये दरअसल स्टार्च का एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, स्टार्च इसका मैक्रो मॉलिक्यूल है। सिमिलरली ग्लाइकोजन इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लाइकोजन भी इसी तरह से एक पॉलीमर है ग्लूकोज का। सेलुलोज भी ग्लूकोज से ही ड्राइव होता है, और प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बनती हैं। डीएनए और आरएनए ये न्यूक्लियोटाइड से ड्राइव होते हैं। तो ये जो आपको माइक्रोमोलिक्यूल्स की एग्जांपल्स यहां पे दिखाई थी, इन्हीं माइक्रोमोलिक्यूल्स के जरिए ये डिफरेंट टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल्स वजूद में आ सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि बायोमोलिक्यूल्स बेस्ड अपॉन कंपोजिशन और बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर वेट इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। इन डिफरेंट टाइप के बायोमोलिक्यूल्स का अगर हम प्रोपोर्शन देखें कि एक लिविंग बॉडी के अंदर, एक सेल के अंदर, ये जो डिफरेंट टाइप के बायोमोलिक्यूल्स हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स, तो ये किस तरह से मौजूद हैं? तो आप देख रहे हैं कि बैक्टीरियल सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल में जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव है प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल्स का, तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको इन बायोमोलिक्यूल्स की क्वांटिटी कुछ इस तरह नजर आती है कि बाय फ्रेश वेट हम बात कर रहे हैं, फ्रेश वेट का मतलब इंक्लूडिंग वाटर, तो इस तरह से 70% ऑफ द बॉडी वेट ये वाटर आपको मिलेगा एक प्रोकैरियोट के अंदर। और जबकि मेमेलियन सेल के अंदर अगर इसको साथ साथ कंपेयर किया जाए, विच इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ये एक यूकैरियोटिक सेल की इस वक्त रिप्रेजेंटेशन है। तो आप एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऑब्जर्व करें तो यहां पर भी वाटर आपको 70% ही मिल रहा है। प्रोटीन ये 15% और इधर 18% है। कार्बोहाइड्रेट्स 3 और 4%, लिपिड्स आपको 2 से 3%, और डीएनए और आरएनए की आपको क्वांटिटीज दी हुई है, और इसी तरह से ये बाकी जो बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो यहां पर आपको इन बायोमोलिक्यूल्स के प्रोपोर्शंस को याद रखना है, क्योंकि अक्सर यहां से क्वेश्चंस एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछे जाते हैं कि किस बायोमोलिक्यूल का कितना प्रोपोर्शन हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है। यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल कौन सा है? तो मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल आपके सामने वाटर नजर आ रहा है। दिस इज द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल। और इसी तरह से आप देखिए कि ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स में अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होगा, क्योंकि वाटर एक इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल है। वैसे ओवरऑल ये मोस्ट अबंडेंट है, और मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल पूछा जाए तब भी आपने वाटर को कंसीडर करना है, लेकिन ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पूछा जाता है तो फिर आप प्रोटीन को कंसीडर करेंगे, क्योंकि बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आपको प्रोटीन का प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। और अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट कैलकुलेट करेंगे, ड्राई वेट का मतलब है कि अगर आप उसमें से ये जो वाटर है वो टोटली रिमूव कर दें, तो बाकी जो उसके अंदर रह जाता है उसमें तकरीबन कोई 50% आपको प्रोटीन्स मिलती हैं। तो इस लिहाज से प्रोटीन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल। तो ये एमसीक्यूज अक्सर पूछे जाते हैं कि व्हाट इज मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल, what is most abundant inorganic biomolecule and what is most abundant organic biomolecule। तो इनके ऊपर आपकी नजर रहनी चाहिए। इसी तरह से देखो कि ये जो प्रोपोर्शंस आपको दिए हुए ना, ये परसेंटेज के अंदर दिए हुए हैं। मिसाल के तौर पर आपको ये प्रोपोर्शन परसेंटेज के बजाय किलोग्राम्स के अंदर पूछे जाएं, जैसे आपसे कहा जाता है कि अ पर्सन हैविंग 100 किलोग्राम बॉडी वेट
कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली हाउ मच वाटर, तो आपने 70 kg कहना है उसमें, ठीक है। उसमें जो ऑप्शंस दिए होंगे उसमें आपने 70 kg उसमें पिक करना है, क्योंकि अगर 100 kg बॉडी वेट है तो उसका 70% क्या होगा, 70 kg, तो आपने 70 kg को पिक करना है। बिल्कुल इसी तरह से ये क्वेश्चन आपसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या डीएनए और आरएनए के मुतालिक भी पूछा जा सकता है कि अगर किसी शख्स का बॉडी वेट इतना है तो बताइए उसमें ये वाला कंटेंट कितना होगा। तो आपने ये परसेंटेज को बॉडी वेट में कैलकुलेट कर लेना है, तो जितना भी किलोग्राम्स के अंदर बॉडी वेट दिया हुआ है तो आपने ये परसेंटेज उसमें से निकाल लेनी है और उतने किलोग्राम उस शख्स का ये कंटेंट होगा। इस तरह के क्वेश्चंस यहां से अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये टेबल बुक के अंदर गिवन है, इसको अच्छी तरह से आप मेमोराइज कर लीजिए, ये याद करने वाली चीज है। अच्छा, आप देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे मैंने अभी आपसे शेयर भी किया था, कि व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ द बायोमोलिक्यूल इन ह्यूमन बॉडी। ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं ये बायोमोलिक्यूल जो ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद हैं, या ये इनऑर्गेनिक इन नेचर हैं, या बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन नेचर हैं, या नाइदर ऑर्गेनिक या नॉर इनऑर्गेनिक इन नेचर है। अब देखो ये क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाता है, अभी जो मैंने आपसे डिस्कशन किया वो डिस्कशन अगर आपके माइंड में हो तो आप फौरन से कहेंगे कि नहीं भाई, एक लिविंग बॉडी के अंदर यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर आपको ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स भी मिलते हैं और इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स भी मिलते हैं, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहां पर, सी। लेकिन यहां पर गलती का बहुत चांस है। जिन बच्चों ने ये जो अभी मैंने डिस्कशन आपके साथ शेयर किया, ये डिस्कशन ज्यादा इंटरेस्ट से जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ होता, जिन लोगों ने सरसरी सा पढ़ा हुआ होता है, उनके माइंड में आमतौर पर यह बात बैठी हुई होती है कि लिविंग बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं दे आर एक्चुअली ऑर्गेनिक इन नेचर। वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को लिविंग बॉडी के साथ एसोसिएट ही नहीं कर रहे होते, आमतौर पर मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जिन बच्चों ने इंटरेस्ट के साथ इस चीज को पढ़ा हुआ होगा उनको जरूर ये बात फौरन क्लिक कर जाएगी कि बायोमोलिक्यूल्स की केमिकल नेचर क्या है। बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो अभी हमने कंपोजिशन की बेसिस के ऊपर इनको इन्हीं दोनों ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ये सी बन जाएगा। इसी तरह से देखिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल इन ह्यूमन बॉडी। अब देखिए आमतौर पर क्लास के अंदर जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स का प्रोपोर्शन कितना होगा, तो अक्सर स्टूडेंट ये अज्यूम करते हैं कि शायद ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल एक लिविंग बॉडी के अंदर या जैसे ह्यूमन के अंदर ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद होंगे। तो देखिए ऑप्शंस प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी देन इन ऑर्गेनिक, तो अक्सर बच्चे ये इस ऑप्शन को पिक कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। ये इनऑर्गेनिक से ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है। प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी देन इनऑर्गेनिक, यस ये राइट आंसर हो सकता है। प्रेजेंट इन सेम क्वांटिटी एज इनऑर्गेनिक ये भी नहीं हो सकता। सम टाइम प्रेजेंट इन हायर क्वांटिटी और सम टाइम लेस, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर जो ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहा है वो ये बी ऑप्शन हो सकता है कि प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी देन इनऑर्गेनिक। देखो अभी आपको मैंने समझाया था पिछली स्लाइड के अंदर कि मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल एक लिविंग बॉडी में क्या है, तो वो मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल एक लिविंग बॉडी के अंदर वाटर है, और इसकी एवरेज परसेंटेज आपको एक लिविंग बॉडी के अंदर कितनी मिलती है, अप्रोक्सीमेटली 70% वाटर इज फाउंड इन द लिविंग बॉडी। तो इस लिहाज से आप देखिए कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी कभी भी इनऑर्गेनिक से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट और 70% ऑफ द बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर। तो इस वजह से फिर ये राइट ऑप्शन क्या बनेगा इस केस में, प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी देन इनऑर्गेनिक। उसके बाद देखिए कि बायोजेनिक एलिमेंट्स या बायो एलिमेंट से क्या मुराद है। बायोजेनिक एलिमेंट्स या बायो एलिमेंट्स are the chemical elements that are found in the bodies of living organisms। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनको कहा जाता है बायोमोलिक्यूल्स, और ये बायोमोलिक्यूल जिन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होंगे उन एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स कहा जाएगा या फिर बायोजेनिक एलिमेंट्स कहा जाएगा। आपको पता है जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स उनकी तादाद कितनी है, तो एक्चुअली जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं 92 उनकी तादाद है, और उनमें से 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं विच आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर तकरीबन 16 एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो इन 92 में शुमार होते हैं, और ये 92 के 92 सारे ह्यूमन बॉडी में नहीं है। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली 16 ऑफ देम, और इन्हीं को हम बायो एलिमेंट्स कहेंगे। अगर हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स की यहां पर बात करें तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में आपको
ये लिस्ट 16 से थोड़ी सी ब्रॉड होती हुई नजर आएगी, यानी ये 20 या 20 से थोड़ा सा ऊपर जा सकती है ये लिस्ट। यानी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो ह्यूमन बॉडी में नहीं है लेकिन किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हैं। लेकिन ये ऐसा कभी भी नहीं है कि सारे के सारे ये जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं ये सभी के सभी लिविंग बॉडीज में भी मौजूद हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो लिविंग बॉडीज में आउट ऑफ दीज नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स लिविंग बॉडीज में पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है बायो एलिमेंट्स या बायोजेनिक एलिमेंट्स। इन बायोजेनिक एलिमेंट्स की हम क्लासिफिकेशन अगर करें तो क्वांटिटी के लिहाज से इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक ग्रुप इनमें से कहलाएगा मेजर बायो एलिमेंट। आपको ये मेजर बायो एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, ये तकरीबन कोई 6 मेजर बायो एलिमेंट्स हैं जो लिविंग बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, या ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये 6 मेजर बायो एलिमेंट्स हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और इनकी वजह से तकरीबन हमारी बॉडी का 99% कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। इसमें मोस्ट अबंडेंट आप देख रहे हैं ऑक्सीजन है 65%, फिर उसके बाद कार्बन का नंबर आता है 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1%। तो इस तरह से ये इनको सम अप किया जाए तो 99% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो इन एलिमेंट्स को कहा जाता है मेजर बायो एलिमेंट। मेजर बायो एलिमेंट की पहचान क्या होगी, हम किस एलिमेंट को मेजर कहेंगे? मेजर एलिमेंट एटलीस्ट वो 1% क्वांटिटी में मौजूद होता है, एटलीस्ट। आप देख रहे हैं कि फास्फोरस इसकी सबसे कम क्वांटिटी है अमंग द मेजर बायो एलिमेंट और ये जस्ट 1% है। अगर किसी एलिमेंट की कंसंट्रेशन 1% से भी लेस हो तो फिर हम उसको मेजर की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मेजर बायो एलिमेंट्स हम क्वांटिटी की बेसिस के ऊपर कौन से एलिमेंट को कह रहे हैं विच इज प्रेजेंट इन एटलीस्ट 1% कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अगर 1% या उससे ज्यादा किसी का अमाउंट मौजूद है तो वो मेजर बायो एलिमेंट होगा। अगर इससे कम है तो फिर हम उसको कैटेगराइज करेंगे एज माइनर बायो एलिमेंट या फिर उसको हम कैटेगराइज करेंगे एज ट्रेस एलिमेंट। अब ये जो माइनर बायो एलिमेंट और ट्रेस बायो एलिमेंट है इनकी क्या पहचान होगी? तो इनकी पहचान, इनके लिए क्राइटेरिया अगेन वही क्वांटिटी है। असल में ये पूरी क्लासिफिकेशन क्वांटिटी की बेसिस के ऊपर की गई है। अगर किसी एलिमेंट का अमाउंट 0.01 से ज्यादा हो, 0.01 से ज्यादा लेकिन 1% से 0.01% से ज्यादा लेकिन 1% से कम हो तो ऐसी सूरत में आप उसको माइनर बायो एलिमेंट में शुमार करेंगे। माइनर बायो एलिमेंट्स आर दोज विच आर प्रेजेंट इन मोर देन 0.01% बट लेस देन 1%। तो ऐसे एलिमेंट्स को आप माइनर एलिमेंट्स कहेंगे। जैसे आप देखें कि पोटाशियम, सल्फर, आयरन, क्लोरीन, सोडियम एंड मैग्नीशियम आर माइनर एलिमेंट्स। और फिर इसी तरह से ट्रेस एलिमेंट्स आर दोज विच आर प्रेजेंट इन लेस देन 0.01%। 0.01% से अगर लेस अमाउंट किसी का है तो उसको आप ट्रेस एलिमेंट में इंक्लूड करेंगे, जैसे ये कॉपर है, मैग्नीज है, जिंक है या आयोडीन है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि ये इनकी क्वांटिटी मेजर एलिमेंट्स की ज्यादा, माइनर की कम और ट्रेस एलिमेंट की और कम है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि ट्रेस एलिमेंट्स कम अहम है एक लिविंग बॉडी के लिए और माइनर एलिमेंट्स उससे ज्यादा अहम है और मेजर एलिमेंट्स बहुत ज्यादा अहम है। अहमियत के लिहाज से देखा जाए तो इवन अगर एक ट्रेस एलिमेंट भी बॉडी के अंदर डेफिशिएंट हो जाए तो बॉडी के ऊपर बहुत ही बुरे असरात उसके मुरतब हो सकते हैं और उसका खमियाजा मौत की शक्ल में भी देखना पड़ सकता है। तो इस वजह से अहमियत के लिहाज से ये सारे एलिमेंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अब ये जो पोर्शन है इसको भी आपने अच्छी तरह से मेमोराइज करना है क्योंकि यहां से भी एमसीक्यूज न्यूमेरिक फॉर्म में अक्सर पूछे जाते हैं और उसमें आप देखिए कि मोस्ट अबंडेंट बायो एलिमेंट कौन सा है, तो वो ये ऑक्सीजन को आपने याद रखना है। अच्छा, और सबसे कम क्वांटिटी अमंग द मेजर बायो एलिमेंट किसकी है, तो ये फास्फोरस को आपने याद रखना है। इसी तरह से कौन से बायो एलिमेंट मेजर बायो एलिमेंट में इंक्लूड होते हैं और कौन से माइनर में इंक्लूड होते हैं, आपने इस बात को भी याद रखना है। ठीक है, और ट्रेस एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो ये वाली बात भी पूछी जा सकती है।
इसी तरह जैसे अभी मैंने आपको बायोमॉलिक्यूल्स के हवाले से बताया था कि आपको बॉडी वेट के लिहाज से इनको कैलकुलेट करने को कहा जा सकता है। मिसाल के तौर पर देखो, ये अगर ऑक्सीजन 65% है किसी लिविंग बॉडी के अंदर, तो मैं आपसे अगर कहता हूं कि एक ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी वेट है वो 100 किलोग्राम है, तो आप बता सकते हैं कि उसमें कितने किलोग्राम ऑक्सीजन होगा। तो आपने 65 किलोग्राम उसमें ऑक्सीजन कंसिडर करना है, क्योंकि ऑक्सीजन 65% है। और इसी तरह से अगर बॉडी वेट किसी शख्स का 50 किलोग्राम है तो इसके अंदर ऑक्सीजन कितना होगा, तो आप इस 50 का 65% निकाल लेंगे। तो किसी भी बॉडी वेट का आपने ये 65% या कोई भी इस तरह परसेंटेज निकालनी हो तो उसका तरीका क्या होगा कि आपने उस बॉडी वेट को डिवाइड कर देना है 100 के साथ, और उसका जो आंसर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है वो रिक्वायर्ड परसेंटेज के साथ। जैसे आप ऑक्सीजन कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको 65 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर आप ये कार्बन कैलकुलेट कर रहे हैं तो 18 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से आप किसी भी बॉडी वेट में मौजूद इन एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन किलोग्राम्स के अंदर वर्कआउट कर सकते हैं। इसी तरह से यहां पर मजीद क्वेश्चंस यूं पूछे जा सकते हैं, जैसे आपसे यहां पर शेयर किया गया कि 99% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 6 मेजर एलिमेंट्स। तो यहां पर ऐसा सवाल यूं पूछा जा सकता है कि जैसे ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट व्हाट परसेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब देखो, अगर हम ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन के अमाउंट्स को सम अप करें तो इस तरह से ये आपके पास अमाउंट बनता है 93। तो 93% of the human body is composed of oxygen, carbon and hydrogen। इसी तरह से आपसे कोई से 2 या कोई से 3 एलिमेंट्स का कलेक्टिव प्रोपोर्शन आपसे पूछा जा सकता है। आपको अगर इनका इंडिविजुअल प्रोपोर्शन याद होगा तो आप उनका वो कलेक्टिव प्रोपोर्शन भी वर्कआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस इस पोर्शन से पूछे जा सकते हैं, इनके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। उसके बाद देखिए कि इंट्रोडक्शन टू मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म भी परफॉर्म होता है। बायोमॉलिक्यूल्स डिफरेंटली इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और इनकी जो केमिकल एक्टिविटीज होंगी उन्हें मेटाबॉलिज्म कहा जाएगा। या मेटाबॉलिज्म को आप डिफाइन करते हैं कि सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर प्रेजेंट इन अ लिविंग बॉडी। तो ये तमाम केमिकल रिएक्शन जो लिविंग बॉडी के अंदर परफॉर्म होते हैं उनको कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म की 2 टाइप्स हैं, एक को कहते हैं कैटाबॉलिज्म और दूसरे को एनाबॉलिज्म कहा जाता है। कैटाबॉलिज्म बेसिकली ये डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होते हैं, और एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस को कहा जाता है। यानी कैटाबॉलिज्म के अंदर ब्रेकडाउन होगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन होंगे, और ड्यूरिंग दिस ब्रेकडाउन जो केमिकल एक्टिविटी यहां पे परफॉर्म होती है उसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस। और इसी तरह से एनाबॉलिज्म, जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, और इस तरह से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन के दौरान जो एक केमिकल इवेंट इन्वॉल्व होगा उसे कहा जाएगा कंडेंसेशन। और अब फर्दर देखिए कि कैटाबॉलिज्म में चूंकि ब्रेकडाउन हो रहा है तो इस वजह से यहां एनर्जी रिलीज हो रही है, इनको एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शंस भी कहा जाता है। और दूसरी तरफ जो एनाबॉलिज्म है उसमें चूंकि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही है, लिहाजा एनर्जी इस केस में स्टोर हो रही है। तो आपने ये कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज मेटाबॉलिज्म के हवाले से याद रखनी है। यहां पर आपसे यूं एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मेटाबॉलिज्म और विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मेटाबॉलिज्म। तो इस तरह की ये कैरेक्टरिस्टिक्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस के मुतालिक या कैटाबॉलिक रिएक्शंस के मुतालिक या एनाबॉलिक रिएक्शंस के मुतालिक पूछी जा सकती हैं। अच्छा, अब हमने मेटाबॉलिज्म के अंदर ये जो 2 केमिकल एक्टिविटीज का जिक्र किया था, हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन, ये केमिकल एक्टिविटीज किस तरह की होती हैं। तो इसमें आप देखिए कि जैसे अभी हमने बात की थी सिंगल यूनिट कंपाउंड्स, मोनोमर्स। तो ये सिंगल यूनिट कंपाउंड मोनोमर्स यानी माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, और ये माइक्रोमॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने जा रहे हैं। द रिएक्शन बिटवीन 2 माइक्रोमॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। जैसे 2 मोनोमर्स को कंबाइन करके अगर आप एक डाइमर बनाने चाहते हैं तो इसमें जो केमिकल एक्टिविटी परफॉर्म होगी उसे कंडेंसेशन कहा जाएगा। So condensation is a reaction between 2 macromolecules that yield a macromolecule। देखिए, ये जो डाइमर है ये एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, क्योंकि ये माइक्रोमॉलिक्यूल की कॉम्बिनेशन से फॉर्म हुआ है तो इस वजह से इसको मैक्रोमॉलिक्यूल कहा जाएगा। और जब भी इस तरह से ये माइक्रोमॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और मैक्रोमॉलिक्यूल बनेगा तो वाटर इज ऑल्सो एलिमिनेटेड, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज नोन एज कंडेंसेशन।
जैसे वाटर वेपर्स कंडेंस करते हैं तो उससे वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप देखिए कि ये दो माइक्रोमोलिक्यूल्स जब कंडेंस कर रहे हैं तो इनसे वाटर इलिमिनेट हो रहा है, तो इस वजह से इस केमिकल रिएक्शन को कंडेंसेशन कहा गया है। अच्छा, जबकि इस रिएक्शन का जो रिवर्स रिएक्शन होगा उसे कहा जाएगा हाइड्रोलिसिस। यानी अगर आप किसी डाइमर के अंदर वाटर ऐड करें तो वाटर के एडिशन के जरिए अगर एक डाइमर का ब्रेकडाउन हो जाए और वो अपने मोनोमेरिक यूनिट्स में स्प्लिट कर जाए तो सच ब्रेकडाउन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। तो इस तरह से ये साबित हुआ कि कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस आर टू अपोजिट रिएक्शंस। इन्हीं दोनों रिएक्शंस को हम एक और तरह से देख सकते हैं। देखिए, अब ये बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंडेंस हो रहे हैं, यानी ये एक पॉलीमर बनाने जा रहे हैं। पॉलीमर, पहले हमने देखा था कि ये माइक्रोमोलिक्यूल्स मिलकर डाइमर बना रहे हैं, और अगर ये माइक्रोमोलिक्यूल्स मुसलसल इसी तरह से कंडेंस होते चले जाएं तो इनका रिजल्ट क्या होगा? अ पॉलीमर कंपाउंड, एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस पॉलीमर इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। पहले हमने एक डाइमर की फॉर्मेशन देखी थी, अब आप पॉलीमराइजेशन देख रहे हैं। तो पॉलीमराइजेशन के दौरान भी इसी तरह से आपको ये कंडेंसेशन रिएक्शन नजर आएगा। तो जितने भी ये माइक्रोमोलिक्यूल्स आपस में कंडेंस कर रहे होंगे, हर एक मॉलिक्यूल के दूसरे के साथ कंडेंस करने पर एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। जैसे आपने देखा कि दो माइक्रोमोलिक्यूल कंडेंस होते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, तो इसी तरह से अगर 3 माइक्रोमोलिक्यूल कंडेंस होंगे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे। तो जैसे आपको इस डायग्राम में दिखाया है कि 6 माइक्रोमोलिक्यूल कंडेंस हो रहे हैं, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल यहां से एलिमिनेट हुए होंगे? 6 वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से एलिमिनेट हुए होंगे। तो यहां पर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है पॉलीमराइजेशन के रेफरेंस से, कंडेंसेशन के रेफरेंस से, कि अगर इतने मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स लिबरेट होंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो आपने देखा कि पॉलीमराइजेशन के दौरान भी कंडेंसेशन हो रही है, और अगर आप किसी पॉलीमर को वाटर ऐड करते हैं उसके अंदर तो वाटर के एडिशन से वो ब्रोकन डाउन होना शुरू हो जाएगा, तो इसका जो रिवर्स है उसे कहा जाएगा हाइड्रोलिसिस। तो यहां पर भी आपको कंडेंसेशन के साथ ये हाइड्रोलिसिस भी नजर आ रहा है। यहां पर थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है कि ये जो हाइड्रोलिसिस है ये हाइड्रेशन से डिफरेंट टर्म है। हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस ये 2 डिफरेंट आइडियाज हैं, 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। हाइड्रोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ अ कंपाउंड बाय द एडिशन ऑफ वाटर। वाटर का एडिशन करके अगर आप किसी कंपाउंड का ब्रेकडाउन करते हैं तो वो हाइड्रोलिसिस कहलाता है। बट इन केस ऑफ हाइड्रेशन, जस्ट वाटर मॉलिक्यूल इज एडेड इन अ कंपाउंड विच डज नॉट कॉजेज इट्स ब्रेकडाउन। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर का एडिशन होगा लेकिन कंपाउंड का ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो ये हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस, इन दोनों में आपने ये डिफरेंस याद रखना है कि हाइड्रोलिसिस में मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करवाया जाता है बाय द एडिशन ऑफ वाटर, जबकि हाइड्रेशन के अंदर जस्ट वाटर ऐड किया जाता है किसी मॉलिक्यूल में, लेकिन उस मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन नहीं करवाया जाता बल्कि वाटर उस मॉलिक्यूल का पार्ट बन जाता है ड्यूरिंग हाइड्रेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। इसी तरह से आपसे देखो यहां पर मजीद क्वेश्चंस यूं पूछे जा सकते हैं हाइड्रोलिसिस के रेफरेंस में। जैसे आपसे कहा जाता है कि a polymer compound which consists of 20 units when it is hydrolyzed how many water molecules are used। तो अगर इसमें 20 यूनिट्स हैं तो 19 वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी एडेड इन दिस, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एडिशन ऑफ 19 वाटर मॉलिक्यूल्स ये 20 यूनिट्स के अंदर स्प्लिट हो जाएगा। हमेशा वाटर मॉलिक्यूल एक कम खर्च होता है। या फिर इस क्वेश्चन को आप कंडेंसेशन के रेफरेंस में यूं देख लें कि व्हेन 20 मॉलिक्यूल्स आर कंडेंस्ड हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी एलिमिनेटेड ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन। तो आप देखिए अगर 20 माइक्रोमोलिक्यूल कंडेंस हो रहे हैं तो ऐसी सूरत में 19 वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी एलिमिनेटेड। तो आपने ये याद रखना है कि जितने माइक्रोमोलिक्यूल्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उससे एक कम वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, या जितने माइक्रोमोलिक्यूल उस पॉलीमर के अंदर मौजूद हैं और उसकी हाइड्रोलिसिस की बात हो रही है। बिल्कुल इसी तरह से आप देखिए कि जब इस डाइमर का हाइड्रोलिसिस होगा, डाइमर कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स, तो इसकी हाइड्रोलिसिस के लिए जस्ट 1 वाटर मॉलिक्यूल इज रिक्वायर्ड। 2 यूनिट से 1 वाटर मॉलिक्यूल, 3 यूनिट्स होंगे 2, तो जितने यूनिट्स होंगे उससे एक कम वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होगा फॉर हाइड्रोलिसिस। और कंडेंसेशन में जितने यूनिट कंडेंसेशन के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे एक कम वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। तो बस आपने ये बात ध्यान में रखनी है। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture.
My contacts are shown on the screen. Thank you once again.